आपने कहावत सुनी होगी कि जैसा साथ होता है वैसा ही आपका आचरण हो जाता है। ऐसा ही कुछ इंडिया गठबंधन के साथ भी होने वाला है। अरविंद केजरीवाल और आपकी वैचारिक स्टैंड का ऐसा पतन हुआ है कि कभी भी वो यू टर्न लेने से घबराते नहीं हैं और राजनीति में आने के 10 साल बाद आम आदमी पार्टी आज पलटू पार्टी बनकर रह गई है। आपके नेता यू टर्न लेने में इतने माहिर हो गए हैं कि उनके आंखों की शर्म बिल्कुल मर गई है। आपके नेता ऐसा ही कुछ इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी सिखा देंगे। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर आप इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती तो वो अभी तक गठबंधन का नाम इंडिया भी बदल देती। ऐसा ही उनकी बातों से भी लग रहा है। दरअसल देश का आधिकारिक नाम सिर्फ भारत रखे जाने को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस की तरफ से पहली बार बहुत बड़ा दावा किया गया है। दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी और इंडिया अलायंस की एक महत्वपूर्ण सहयोगी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनके गठबंधन का नाम बदलने पर भी विचार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इंडिया अलायंस के नाम को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन की अगली बैठक में इसका नाम भारत किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा कि अगली बैठक में हम अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत रखने पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को एक सलाह भी दे डाली है। उन्होंने आगे लिखा है कि बीजेपी को अब देश के एक नए नाम को लेकर सोचना शुरू कर देनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे आपके नेता फिर से यू टर्न लेकर गठबंधन का नाम इंडिया से भारत करने की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति इनके लिए बच्चों का खेल हो गया है। जब मर्जी किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो और उस पार्टी को सबसे भ्रष्ट कहो और फिर यू टर्न लेकर उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लो। आपका यही काम रह गया है। बात बात पर यू टर्न लो और जनता को बेवकूफ बनाओ। केजरीवाल एंड कंपनी को यह समझना होगा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, देश के लिए काम करके दिखाना होगा। पीएम मोदी देश के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा विपक्ष नाम बदलकर जनता के बीच जा रहे हैं। वो जानते हैं कि उनका पुराना नाम यूपीए भरोसे लायक नहीं रह गया था। वहीं अब पीएम मोदी की एक चाल से विपक्षी नेता इंडिया नाम भी बदलने की सोच रहे हैं। दरअसल ये सारा विवाद G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे विदेशी मेहमानों को भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिए गए निमंत्रण में लिखे एक शब्द की वजह से हो रहा है, जो कि भारत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जारी इस निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि परंपरागत तौर पर अंग्रेजी में लिखे होने पर इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उल्लेख होने की उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि मोदी सरकार ने 18 सितंबर से जो संसद की 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, उसमें देश का नाम आधिकारिक तौर पर इंडिया हटाकर सिर्फ भारत किया जाना है। आपको समझना होगा कि अगर इसी तरह से आप यू टर्न लेते रहेंगे तो जनता के बीच आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। G20 की बैठक काउंटडाउन शुरू हो गया है। पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसीज सब चौकन्ने हो गए हैं, लेकिन इसके साथ ही सियासी पारा भी हाई हो गया है। देश का राजनीतिक माहौल तब और गर्म हो गया जब महामहिम राष्ट्रपति पत्र का एक कथित निमंत्रण पत्र, जो कि G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों को रात्रि भोज के लिए दिया गया था, वो जब सार्वजनिक हो गया, जिस पर लिखा था भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जिसके बाद तो जैसे मानो देश के राजनीतिक समुद्र में जलजला ही आ गया हो और विपक्ष के राजनीतिक मकान मानो उस जलजले में ढह गए हों। लेकिन अभी तक ये सारी बातें महज एक अटकलें थी। लेकिन अगर ऐसा वास्तविक में होता है तो विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका होगा और 2024 का सियासी माहौल कुछ और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से इस भारत नाम का विरोध किया, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष को भारत नाम से कितनी चिढ़ है कि जो नाम देश की संस्कृति की झलक देता है, उसका ही विपक्ष विरोध कर रहा है। इन तमाम अटकलों के बीच केजरीवाल जी की पार्टी के लोग तमाम एजेंडे के साथ प्रेस वार्ता करने बैठ गए। देश के नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की अटकलों के बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण, भाजपा के एक सांसद की मांग और राष्ट्रपति भवन की ओर से एक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद शुरू हुई अटकलों पर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने आक्रामक रुख अपना लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार के संभावित कदम पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि यदि इंडिया शब्द को संविधान से हटाया गया तो नोटबंदी भी करनी पड़ेगी। उन्होंने 100 रुपए का नोट दिखाते हुए कहा कि इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है और देश का नाम बदलते ही यह अवैध हो जाएगा।
संजय सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से एक विवाद देश में पैदा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है। इसकी शुरुआत किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं की। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए और हम सिर्फ भारत का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मोदी सरकार की ओर से एक खबर प्रायोजित की जा रही है कि संविधान से ही इंडिया शब्द हटा दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है। संविधान की पहली धारा में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसे बदलकर मोदी जी अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह ने नोट दिखाते हुए पूछा कि यदि देश का नाम बदला गया तो क्या नोटबंदी भी होगी। उन्होंने कहा, आईआईटी से इंडिया, आईआईएम से इंडिया, एम्स में इंडिया, इसरो में इंडिया, कहां से इंडिया हटाओगे। मैं तो सोच रहा हूं कि भारत की सरकार इस देश में तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी। मैंने ये नोट देखी, इसमें क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर इसमें लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो नोट तो चलेगा नहीं। संजय सिंह से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन का इंडिया नाम रखने की वजह से देश का नाम बदला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि यदि कल गठबंधन अपना नाम भारत कर लेता तो क्या भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा यह जा रहा है कि इंडिया अलायंस के नाम की वजह से ऐसा किया जा रहा है। अगर कुछ पार्टियों का नाम इंडिया हो जाता तो वो देश का नाम बदल लेंगे। जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो वो इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने चल दिया अपना मास्टर स्ट्रोक तो विपक्षी एकता के होश उड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालना होगा। पीएम मोदी ने इस ओर कई कदम भी उठाए। आत्मनिर्भर भारत से लेकर नए संसद भवन तक का निर्माण सब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के प्रयास से ही उठाए गए थे। विपक्ष सरकार पर हमलावर था कि आखिर संसद का विशेष सत्र बुलाया क्यों गया है। कोई कह रहा था कि सरकार एक देश एक चुनाव लाएगी तो कोई कह रहा था कि देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर को संसद के पुराने भवन से होगी। वहीं गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 19 सितंबर को नए संसद भवन में से शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि अभी तक इसका एजेंडा साफ नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। वहीं पीएम मोदी के इस फैसले से विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है। विपक्षी खेमे में बेचैनी है कि कहीं मोदी कोई ऐसा फैसला ना ले लें जिससे 2024 से पहले विपक्ष की हार तय हो जाए। ऐसे में विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार से संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग की है। गठबंधन का कहना है कि वो एक सकारात्मक सत्र चाहता है। विपक्ष ने उम्मीद जताई है कि विशेष सत्र में सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडानी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित करने की मांग समेत 9 मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में उनके निवास पर रात्रि भोज पर हुई बैठक में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा और राज्यसभा में पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ये बताया कि विशेष सत्र में 2 सप्ताह से भी कम का समय बचा है, पर सरकार ने अभी तक सत्र का एजेंडा नहीं बताया। वहीं संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की चिट्ठी का मोदी सरकार ने जवाब दिया। सोनिया गांधी को जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपका परंपराओं की तरफ ध्यान ही नहीं। सत्र शुरू होने से पहले बातचीत की जाएगी और जहां कोई विवाद नहीं है वहां आप अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। देखना है कि राजनीतिक हकीकत भी बदलेगी कि नहीं, या नई संसद में भी विपक्ष की राजनीति का वही तरीका रहेगा। देश में 2014 के बाद जो राष्ट्रीयता के पक्ष में माहौल बना, वो सभी धर्मनिरपेक्ष नेताओं की मजबूरी बन गई कि उन्हें किसी भी तरह से सनातन के शरण में आना ही होगा। विपक्षी एकता के नाम पर इंडिया गठबंधन का जो शिगुफा विपक्ष ने छोड़ा था, वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ही पिपुड़ी बजा रहा है। वो कहीं न कहीं सनातन का अप्रत्यक्ष तौर पर अपमान ही कर रहे हैं। स्टालिन के मंत्री पुत्र का जैसा बयान आया, उससे तो एक बात ही साबित होती है कि विपक्ष का मंसूबा है कि बस सत्ता में आ जाए। स्टालिन के पुत्र की सनातन टिप्पणी पर विपक्ष के सभी नेता मौन धरे हुए थे, लेकिन बीजेपी के राजनीतिक वार ने विपक्ष के सभी नेताओं को सनातन पर अपनी सफाई देने के लिए सामने आना ही पड़ा है।
सबसे चौंकाने वाला बयान और कह लीजिए चुप्पी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की रही। जो केजरीवाल अपने आप को हनुमान भक्त और सनातन का अपने आप को उपासक बताते थे, वही स्टालिन पुत्र के बयान पर चुप्पी साधे हुए थे और उनके साथ गठबंधन में बने हुए हैं। केजरीवाल साहब की राजनीतिक करनी कथनी में भी फर्क दिखता है और धार्मिक विचारधारा में भी फर्क दिखता है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। उनके इस बयान पर अब तक कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं भी सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हूं। हमें दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरों के धर्म के बारे में बोलना गलत है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली बीजेपी के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए पूछा था कि केजरीवाल अपने अलायंस पार्टनर की बात पर जवाब दें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि केजरीवाल की चुप्पी दिल्ली के लाखों हिंदुओं को ठेस पहुंचा रही है। इसके बाद अब केजरीवाल ने इस पर अपनी राय रखी है, लेकिन सवाल है कि केजरीवाल को इतना समय क्यों लग गया। दिल्ली में शिवलिंग के शेप वाले फव्वारे लगाए जाने पर केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के एलजी के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रही थी और हिंदुओं का अपमान बता रही थी, लेकिन जो सनातन को ही खत्म करने की बात कर रहा है उसके साथ केजरीवाल की पार्टी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और बीजेपी के हमले के बाद केजरीवाल की नींद टूटी है कि इस पर कुछ बोल दूं, नहीं तो जनता के बीच जाने लायक नहीं रह जाऊंगा। अब अगर चुनाव के दौरान केजरीवाल हिंदुत्व की बात करेंगे तो क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि सनातन को खत्म करने की बात करने वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई आपको सनातन की चिंता है तो आपने जूनियर स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध क्यों नहीं किया? क्यों केजरीवाल ने उन्हें सिर्फ नसीहत दी? जिस तरह बीजेपी जूनियर स्टालिन का विरोध कर रही है उस तरह केजरीवाल और उनकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? केजरीवाल साहब को समझना होगा कि उनको अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी होगी और क्या अब भी वो डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल रहेंगे। हालांकि देश के लोग सब जानते हैं कि कौन सनातन और हिंदुत्व के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।